इतना टाइम कैसे लगा दिया मोहित? मोहित आवाज आ रही मेरी? क्या हुआ, उससे हुई क्या बात? रिया से क्या बोल रही थी? अरे रिया से बात हुई क्या? यस सर। क्या बोल रही थी? नहीं ले रही हो ना, क्लास ज्वाइन श्रुति को बोल रही हो। ठीक है। फोन नहीं उठाया श्रुति ने। ठीक है, देखो अपन देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। अपन ने क्वेश्चन क्वेश्चन देख लिया था। सर क्वेश्चन मेरी में वो आवाज सही अप्रोच आ जो रही है मैंने क्या? हाँ सही आ रही है। आवाज सही आ रही है। फिजिक्स की क्लास सही आ में रही आवाज ही नहीं आ रही, जा रही थी, पता नहीं क्यों। बिना ईयरफोन के भी नहीं जा रही, ईयरफोन से भी नहीं जा रही। सही आ रही है। देखो, तो अपन ने देख लिया था टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल देखा था कि कोई भी एक बैग वाला देखा था, बैग 1 बैग 2 में बॉल्स है ना। एक बैग में अलग अलग तरीके की रेड और ब्लैक बॉल है, मतलब नंबर अलग है, और एक बैग 2 है उसमें अलग है। तो अपन ने देखा था कि अपन कितने तरीके से रेड बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि रेड बॉल का तरीका कितना हो सकता है। देखो ना, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड बॉल है उसका सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है कि रेड बॉल बैग 1 में से हो, या फिर रेड बॉल बैग 2 में से हो सकता है ऐसा। ये देखा था अपने। और भी अगर होगी चीजें B1 B2 B3 और बैग दे रखे होंगे तो इस तरीके से, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को अपन बोलते थे टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं अगर मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दूं यहाँ पे, तो क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ? एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R फ्रॉम बैग B2, ऐसे भी लिख सकता हूं। बोलो, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया ना ये तो बने। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ यस सर। याद है ना ये वाला रूल, प्रोडक्ट रूल अपन ने देखा था, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको मैं प्रोबेबिलिटी यस ऑफ सर। ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी लिख सकता हूँ, और या फिर इसको यस मैं सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी भी लिख सकता हूँ। यस सर। रिया, सर वो तो वही सिंपल फॉर्मूला हो गया, उसको ट्रांसपोज किया है केवल ऊपर। हाँ। लेकिन अब देखो, अब जो अपन ने क्वेश्चन किया था लास्ट, जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना बॉल वाला, उसमें रेड बॉल की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो अपन इस वाले में तो क्या करते थे, ये वाला जो है इसमें अपन कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते थे, देखना बात एक ही होगी है ना। रेड बॉल इंटरसेक्शन B1 का मतलब पहले तो बैग 1 का सिलेक्शन होगा और एक उसमें से रेड बॉल आना, इस तरीके से करते थे। तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी थी फिर 1/2, और उसमें बैग 1 में जो रेड बॉल थी वो 5 थी, तो 5/15 ऐसे करते थे। और यहाँ पे भी सेम ही बात है, देखो ना, बैग 1 के सिलेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। यस और सर। रेड बॉल बैग 1 में से आना, यही तो कोई बात है तो वही कि बात बैग हो 1 गई का फिर सिलेक्शन फाइव बाई जब हो चुका है फिफ्टीन तो रेड बॉल तो 5/15, एक ही बात है ना। अब अपन यस देखते सर। हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का किस तरीके से बनी होगी फॉर्मूला। ये तो अपन ने डायरेक्ट ही निकालना सीख लिया और इसी अप्रोच का यूज भी करना है तुम, तो क्वेश्चन उसन भी हो जाएंगे बेस करना। लेकिन अब फॉर्मेलिटी की जो चीजें हैं थ्योरेटिकल वो तो पढ़नी पड़ेगी, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सब अपन देख चुके हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल जिनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं उसी अप्रोच का यूज भी करेंगे अपन, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे अपन। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी आपको पता है, पहले से ही क्लियर है। टोटल प्रोबेबिलिटी, जब किसी इवेंट के होने के कई सारे तरीके होते हैं तो उन सभी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज को जब अपन एड अप करते हैं कि कितने तरीके से कोई इवेंट हो सकती है। जैसे एक पौधे वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया था, वो वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया था क्या तुमको, जो अपन ने किया था पौधे वाला यस क्वेश्चन सर। जो किया था? ठीक है, यस सर। उस क्वेश्चन में भी ऐसा यस पॉसिबिलिटीज सर। थी कि अगर जो पौधा है उसकी मुरझाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पानी देने पे मुरझाया या पानी नहीं देने पे मुरझाया, तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उन सभी को जब अपन ऐड कर देते हैं तो वो बोलती है, वो होगी एक तरह से पौधे के मुरझाने की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसी को अपन देखें, उससे पहले अपन एक देखेंगे कि मान लो किसी सैंपल स्पेस एस सैंपल स्पेस से रिलेटेड कई सारी इवेंट है E1 E2 E3 EL,
ये इवेंट है, इनको अपन कब बोलेंगे कि ये एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगी। इसको लिखते हैं अपन, है ना, इफ let S is the sample space सर associated इनमें से ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आ सकते हैं भाई, इस थ्योरम को प्रूव करो भाई, ऐसे आ जाए भाई प्रूव द बेस थ्योरम, आ ऐसे थोड़ी सकता आ है, सकते हैं। आ सकते क्यों हैं। ऐसे लिख दे भाई प्रूव द बेस थ्योरम। हाँ हाँ आ सकता है, बोल रहा हूँ ना, तेरी बहुत रेयर चांस है लेकिन आ सकते हैं। let S is the sample space associated with any random experiment and E1, E2, E3, En are events associated with that sample space, with that sample space। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें सैंपल स्पेस एस है, उससे एसोसिएटेड कुछ इवेंट है, E1, E3, E2, E3, En, एन इवेंट है। तो इन एन इवेंट को अपन कब बोलेंगे कि ये जो एन इवेंट है वो सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती है ना। देन E1, E2, E3, En will represent partition of sample space if कुछ इवेंट है, एन इवेंट, वो सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती है। इसकी कुछ शर्तें हैं। इफ चार कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होती है इसके लिए, विल रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि इन सभी को अगर मैं यूनियन लूं सारी इवेंट का, तो वो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 to n ई आई। देखो जैसे सिग्मा लिखते थे ना, सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 to n, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि I की जगह 1 लिखो E1, फिर उसमें ऐड करते जाओ E2। इसी तरीके से यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन करते जाना है, I की जगह 1 रखो, फिर यूनियन I की जगह 2 रखो, इस तरीके से n तक। तो ये वाला सिंबल भी आ सकता है। इसका मतलब समझ में आया इस नोटेशन का? बोलो। अरे बोलो। यस सर। ठीक है ना? सर जैसे एक अपन सिग्मा बार का और यूज कर, बताओ ना। जैसे ये लिखता हूं मैं सिग्मा ई आई, या कुछ भी टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ I इक्वल टू 1 to n, इसका क्या मतलब होता है? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है ऐड करने को, सम करने को। इसलिए आपको किस चीज का ऐड करना है कि I की वैल्यू चेंज करते जाओ। यहाँ पे I की जगह सबसे पहले 1 रखो, फिर सिग्मा बताता है कि इसको ऐड करना है, इसमें फिर I की जगह 2 रख दो, फिर I की जगह 3 रख दो। इस तरीके से ये होता है सिग्मा का मतलब। अब यहाँ सिग्मा की जगह अगर मैं यूनियन लिख दूं I इक्वल टू 1 to n ई आई, तो आपको क्या करना है? I की जगह 1 रखना है, फिर 2 रखना है, बट इनका करना क्या है? यूनियन करना है सबका। ठीक है? ये जो लिखा हुआ है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En तक, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है क्या? यस बोलो। तो ये कंडीशन लिख रहे हैं अपन की किसी एन इवेंट जो है वो किसी सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसके लिए शर्तें हैं, ये सारी शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए उन एन इवेंट के द्वारा। एक तो ये है कि सभी का जब मैं इंटरसेक्स यूनियन लूं तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। इसका मतलब ये भी हो गया, अगर आपने 11th क्लास रिवाइज करी है तो कि किन्हीं भी एन इवेंट का
यूनियन लेने पे अगर सैंपल स्पेस बन जाता है तो इन इवेंट को क्या बोलते हैं फिर, बोलो। ऐसा कुछ वर्ड पढ़ा था, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यस सर, एग्जॉस्टिव यस इवेंट। सर। एग्जॉस्टिव इवेंट कब बोलते हैं कई सारी इवेंट को, जब उनका यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस बन जाता है। तो पहली कंडीशन ऐसे भी आ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में वन लाइनर में, और ऐसे भी आ सकता है कि एन इवेंट है सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए इनमें से। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, सारी होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन हो, इसका मतलब समझो ई आई ई आई इंटरसेक्शन ई जे इंटरसेक्शन ई जे शुड बी इक्वल टू फाइव, जबकि आई नॉट इक्वल टू जे है। कि किन्हीं भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन लेने में फाइव आना चाहिए। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब ऐसा नहीं करोगे आपकी कि इवन का इंटरसेक्शन इवन के ही साथ में ले रहे हो, है ना। अगर यहाँ वन है तो यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ और हो सकता है, लेकिन किन्हीं भी दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, दो किन्हीं भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाइव आने का मतलब, म्यूचुअली म्यूचुअली क्या नाम था? हाँ, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव। यानी कि जो इवेंट है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, सारी की सारी इवेंट। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर दो इवेंट है उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है तो सिंपल सा तरीका है, इवन इंटरसेक्शन ई टू फाइव हो जाना चाहिए। बट एन इवेंट है तो एन इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने का तरीका है कि किन्हीं भी दो का चेक करो, इवन का ई टू के साथ में, इवन का E3 के साथ में, इवन का EN के साथ में, सभी के साथ। फिर इसी तरीके से E2 का E3 E4 E5 सभी के साथ में चेक करना पड़ेगा। तो सारे के सारे जो पेयर बनेंगे, कोई भी दो पेयर, देखो ना यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ये जितने भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, कि EI इंटरसेक्शन EJ होना चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, I नॉट इक्वल टू J, आई नॉट इक्वल टू जे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। अगर ये फाइव नहीं होगा तो केवल तब नहीं होगा जब E1 का इंटरसेक्शन E2, E1 के साथ E2 का इंटरसेक्शन E2 के साथ अपन लेंगे। किन्हीं भी यानी कि जो सेट हो पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। मैं आपको फिर से तो बता दूं, सर मैंने फिर पहले ही वो बताया था। हाँ इवन का बोलो। इवन के साथ करेंगे तो वो तो इवन ही आ जाएगा फिर तो। इवन ही आएगा तो उसकी बात भी नहीं हो रही है ना। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये है। इसे रोटेशन को भी समझने की कोशिश करना आप लोग। तो और इसका मतलब पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जो सेट की बात करते हैं अपन, जब सेट ए इंटरसेक्शन बी फाइव होता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। और जब दो इवेंट के सेट आपस में डिसजॉइंट होते हैं तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। तो जो इवेंट है E1 EI और EJ ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इनके जो सेट है वो डिसजॉइंट है, एक ही बात है दोनों। यानी कि जो सेट है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होनी चाहिए। इस चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब दो दो का पेयर बनाओ तो उनका इंटरसेक्शन फाइव आना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब। दूसरी चीज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इवेंट है सारी की सारी एन इवेंट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। तो ये वाली चीज ये भी लिखने को दिखी हुई मिल सकती है कि जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। और या फिर इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सारे के सारे सेट है ये सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट का मतलब तो पता ही होगा, दो सेट का इंटरसेक्शन लेने पे अगर फाइव आ जाए, नल सेट आ जाए तो, और किन्हीं भी दो का लोगे तो सभी के साथ होना चाहिए। अगर एक में भी ऐसा मिल गया मान लो आपको, बाकी सब में तो मिल रहा है बट A2 इंटरसेक्शन A3 जो है वो फाइव नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलोगे तो फिर वो पार्टीशन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये क्लियर है, बोलो। यस सर। और ऐसे जो नोटेशन में लिखता हूँ ना EI EJ, इनसे तुम स्टार्टिंग से भागते आए हो, लेकिन कोशिश क्या करो इनको समझने की, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। EI नॉट EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू फाइव नॉट गिवन दैट I नॉट इक्वल टू J। ऐसे अपन मैट्रिक्स में भी ऐसे नोटेशन यूज करते थे, आपको बताओ तो। एक कंडीशन होती है कि कोई यस सर। मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है, अगर EIJ is equals to EJI। हाँ EI EJ इक्वल टू हाँ, EJI। AGI। किसको रुला रहे हो तुम भाई।
मोहित किसको रुला? कौन है तेरे पास मोहित? बच्चे खिला रहा है तू मैथ की क्लास में? अरे सॉरी, है जो उठ गई हो। ठीक है ना, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो भी मिनट ऐसा ही होता रुको, है। मैं से छोड़ के आता हूँ सर, 2 मिनट। ठीक है, अपना माइक बंद करके जाना। तुम बताओ रिया, जब तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर सिमेट्रिक में तो ए ट्रांसपोज उसके माइनस, नहीं, कि हाँ किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के उसके इक्वल आए तो ऐसे कुछ है ना। ए, हाँ, तो क्या हाँ, होता है, ये क्या कहलाती है? माइनस ये तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू ये तो सिमेट्रिक है ये। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक। और और माइनस ये ए के माइनस इक्वल ही और होता लगा दो माइनस है तो तो क्यू ये स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो जाएगा। है। और इसके इस तरीके से कंडीशन क्या होती है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, जबकि आई नॉट इक्वल टू जे है, तो ये तो है यस सर। सिमेट्रिसिटी की कंडीशन। बट स्क्यू हाँ सिमेट्री की कंडीशन ये होती है कि सारे के सारे ए आई आई जो है सेम, हाँ, वो वो जीरो होते जीरो हैं, होने यानी कि चाहिए। जो डायगोनल यस एलिमेंट है वो सर। जीरो होते हैं। और ए आई हाँ, जे जो है वो माइनस और ए जे आई के इक्वल माइनस होना चाहिए, ए आई नॉट जे। इक्वल टू जे। ये यस सर। कंडीशन है, याद रखा करो इस फॉर्म में भी। ए आई नॉन जे माइनस डायगोनल एलिमेंट जे जे आई। सर वो लास्ट में क्या माइनस लिखा ए है जे इधर आई, कॉर्नर में, उस टोमा के बाद में? ए ये पे यहाँ पे, नहीं, इससे आगे ए जे आई वो माइनस ए जे आई के आगे बाद में। लिखा हुआ है ना। हाँ, ये आई यहाँ नॉट पे क्या इक्वल टू लिख जे, रखा है? आई नॉट इक्वल टू हाँ। जे। नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए है ये वाली कंडीशन, डायगोनल वाले एलिमेंट के लिए तो ये कंडीशन है कि वो जीरो ही होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ना, यस सर। तो ऐसी कंडीशन भी, ऐसे नोटेशन भी सब याद रखा करो। भाई ये जो एलिमेंट होता है ना ए आई जे, जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे है, तो ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लो ए आई जे में आई और जे इक्वल हो जाए, तो फिर ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री। ठीक यस है, सर। सर एक्सेस खुले खुल रही है क्या? क्या पता, कुछ पता नहीं यार, पता चल जाएगा। सर अगर खुलेगी ना तो भी हम नहीं आएंगे, हम सिर्फ डाउट पूछने आएंगे, बाकी आप ऑनलाइन क्लास ले लेना। ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑनलाइन ही चलने देना। देखो, थर्ड, हो जाएगी ना सर, ये तो लास्ट ऑनलाइन कंडीशन ऑनलाइन में नहीं होगी, 31 तक भी नहीं होगी क्या ये? देखते हैं। देखो, और करवा लास्ट देना सर कंडीशन 31। है, और लास्ट कंडीशन है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी इनमें से, चाहे ई1 की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ई2 की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ई3 की हो, ईएन की हो, ये सभी प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। देखो, आपको ये तो वैसे ही पता है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बट जीरो हो सकती है, बट इसके केस में जीरो भी नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो, इनमें से कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, नल सेट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये जो सारी की सारी इवेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। एक कंडीशन है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होनी चाहिए, एक है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, और लास्ट है प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। तो ये तीन कंडीशन अगर हो गई कि नहीं इवेंट के लिए, कई सारी इवेंट अपने को दे रखी है किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड, तो आपको पूछेगा कि ये किसी सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो अपने को चेक करनी पड़ेगी ये सारी चीजें कि दो 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 का अगर आप इंटरसेक्शन लो तो फाई आना चाहिए, कि नहीं सभी का मिला के अगर इंटरसेक्शन यूनियन ले लो तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तो लास्ट की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, या नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में उन इवेंट को बोलते हैं पार्टीशन, को पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाली इवेंट। क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है, इवेंट दे रखी है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल इसको करो, फिर बताता हूँ इसका क्या मतलब। हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो,
देखो जैसे एग्जांपल है कि कोई एक्सपेरिमेंट है, मान लो थ्रोइंग ओवर डाइस है ना, थ्रोइंग डाई, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। कुछ इवेंट लिखता हूं मैं, जैसे इवेंट इवन है, इवेंट इवन है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 2, E2 है, गेटिंग एन इवन नंबर, और इवेंट E3 है, गेटिंग 5। ये इवेंट लिखिए अपने, एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस जिसके सैंपल स्पेस बना रखा है, इवेंट दे रखी है इवन, गेटिंग अ नंबर लेस देन 2, गेटिंग अ नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर और गेटिंग 5। तो ये सारी की सारी इवेंट जो है E1 E2 E3, ये अपने को चेक करना है कि सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बनाती है या नहीं बनाती है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो इन इवेंट को बना दो, इस सेट में क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताओ, E1 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे सैंपल स्पेस के, 1 इसमें 1 आ जाएगा, सिंगलटन सेट है। इस E2 2 में 4 6 2 4 6 इसमें 2 4 6 आ जाएगा, और लास्ट वाले में केवल 5 ही आएगा, 3 रह गया सर। एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसको किस लिखते हैं गेटिंग 3 और 3 5, एंड 5? 3 और 5 है ना, यस दोनों सर। साथ में तो आ ही नहीं सकते ना 3 एंड 5, तो यहाँ पे आ यस जाएंगे 3 सर। और 5 दोनों। तो अब अपने को चेक करना है, तो सारी चीजें चेक कर लो कि क्या किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, इनमें से नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PE1 की 1 बाय प्रोबेबिलिटी कितनी हो 6 जाएगी, 1 1 बाई बाय 6 हो 6 जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PE2 की, 1 बाय 2 1 1 बाई 2 बाय हो 2 जाएगी, 3/6 है, और इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 कितने बाय की, 3 1 बाय 3 इसकी जाएगी 1/3, 2/6 है, 3। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। अब अपन देखते हैं, सबका अगर मैं यूनियन लूंगा E1 E2 E3, तो 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। यस यस सर। और साथ ही साथ में किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लेके देख लो, E1 का E2 के साथ, E2 का E3 के साथ, E3 का E1 के साथ में, सभी का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपन बोल देंगे कि ये जो E1 E2 E3 इवेंट है, ये सारी की सारी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये क्लियर है, बोलो। यस यस सर। सर। अब अपन अब देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाली इवेंट की क्या कंडीशन है वो जरूरी है। यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं ना इवेंट की पार्टीशन को रिप्रेजेंट करने वाली, ये वही वाली इवेंट है जैसे बेग को सेलेक्ट करने की, कि बेग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और बेग 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जितनी भी पॉसिबल, बेग 3 बेग होता तो बेग 3 की प्रोबेबिलिटी, ये E1 E2 E3 वही है, B1 और B2 अपना। अगर अपन बात करें बेग 1 को सेलेक्ट करना और बेग 2 को सेलेक्ट करना, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनके दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो 5 आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बेग 1 भी सेलेक्ट हो जाए बेग 2 भी सेलेक्ट हो जाए, और अगर मैं यूनियन लूंगा तो सारी पॉसिबिलिटी जो है बेग को सेलेक्ट करने की वो कंप्लीट भी हो जाएगी। तो ये जो B1 B2 थी, बेग 1 को सिलेक्शन बेग 2 का सिलेक्शन, ये एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। अब अपन बात करते हैं कि मान लो n इवेंट दे रखी है, E1 E2 E3 En जो किसी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, और A कोई और इवेंट है, A कोई और इवेंट है, अलग से कोई इवेंट है उसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है ना। यहाँ पे लिखते हैं लेट, क्या होती है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाली इवेंट, वो अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं कि लेट, अपन मान के चल रहे हैं कि n इवेंट इस तरीके से दे रखी है, लेट E1 E2 E3 En are representing partition of sample space as and A is any other event
अदर इवेंट एसोसिएटेड विद एस, यानी कि उसी सैंपल स्पेस जिससे ये इवेंट एसोसिएटेड है उसी से एसोसिएटेड कोई और इवेंट है, बट ये इसके पार्टीशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। इसके पार्टीशन का हिस्सा नहीं है कोई इवेंट, मतलब हिस्सा नहीं है, मतलब इसके लिए कंडीशन नहीं है कि तुम E1 का भी ए के साथ में इंटरसेक्शन लो फिर चेक करो कि वो भी 5 होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ना ऐसा अलग से कोई इवेंट। मान लो जो मैंने इवेंट लिखी थी E1 E2 E3 अभी तुम्हारे सामने, वो तो सारी की सारी इवेंट जो है वो ऐसी थी जो पार्टीशन बना रही थी, बट मान लो मैं कोई अलग से इवेंट लिख दूं, ए इवेंट गेटिंग एन ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, 1 3 5 आते हैं। अब ये पार्टीशन का हिस्सा नहीं है, बट इवेंट तो हो सकती है कुछ और अलग, ठीक है। बोलो, अरे बोलो रिया, यस सर। इधर सर लिख उस देता केस हूँ में मैं इनको। लेकिन इस ए का काम क्या है सर इसका? अभी तो स्टार्ट ही करा, लाइन ही नहीं लिखी, एक ही लाइन लिखी, काम तो अभी पता चलेगा। अपन उस यस ए की सर। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे उस एग्जाम्पल को भी साथ में चलने देता हूं मैं। अपन ने E1 माना था <2 लेस देन 2 को, और इसके आए थे अपने पास में 1, और E2 थी अपनी E1 नंबर आना, E1 नंबर, E1 नंबर कैसे आया था, 2 4 6, और एक E3 इवेंट है गेटिंग 3 और 5, ठीक है ना। 3 और 5 आने के केस में आ जाएंगे, 3 और 5 दोनों। अब ये तो है ही, ये तो पार्टीशन बना रही है, और एक अलग से इवेंट मान लेता हूं इसी एक्सपेरिमेंट, यानी कि थ्रोइंग ओपन डाइस से रिलेटेड, और ये वाली जो इवेंट है मेरी ए इवेंट, ये इवेंट है गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 और 5 आ जाएंगे, ये अलग से कोई इवेंट। अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल, इधर भी करते जाएंगे और इससे एसोसिएट करते जाएंगे उसको। तो आपको एक और चीज बता दूं मैं कि अगर मान लो पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती है ना कई सारी इवेंट, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर मान लो ये पूरा का पूरा सिंपल स्पेस है, ये मान लो ये पूरा का पूरा सिंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे जो इवेंट होगी तुम्हारी वो कुछ इस तरीके से होगी। मान लो अगर कोई इवेंट जो है इवन वो इतने से हिस्से को कवर कर रही है, कोई इवेंट E2 इस तरीके से हो सकती है कि वो इस वाले हिस्से को कवर कर रही होगी, और इस तरीके से E3 जो है इस वाले हिस्से को कवर कर रही होगी, तो इस तरीके से कुछ और इवेंट होगी। ये वाली इवेंट EN-1 इवेंट हो सकती है, और इसी तरीके से यहाँ पे एक EN इवेंट हो सकती है, और यहाँ पे भी बीच में भी कुछ ना कुछ इवेंट है। तो कहने का मतलब उन सबको देखोगे ना तो उसमें किसी भी की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे से टच तो हो सकती है, बट कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि E1 और E2 की बाउंड्री जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, इस तरीके का ऐसा नहीं होगा कि दोनों में कॉमन हो। ये वाली बात समझ में आ रही है यस सर। भाई। अगर मान लो ऐसा आ गया कुछ में कॉमन पार्ट आ गया, तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा फिर, कि ऐसा होना चाहिए, और सबको जब तुम बना दोगे तो पूरे का पूरा जो सैंपल स्पेस है तुम्हारा वो कवर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है इवेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं जैसे इस केस में बात करूं, अगर मैं देखो इस केस की बात करूं तो यहाँ पे 6 नंबर अपने पास में, कि जो इवेंट E1 है उसको ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपकी इवेंट E1, E1 का इतना सा हिस्सा है। E2 जो है वो 2 4 6 को कंटेन कर रही है, इसमें 2 4 और 6 आ रहे हैं। ये कौन सी इवेंट है आपकी, E2 इवेंट है, और 3 और 5 को करने रिप्रेजेंट करने वाली इवेंट है 1 2 3 4 6, दो और बचे 3 और ये 5। तो ये वाली इवेंट है E3, तो ये देख लो इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगी। दोनों कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सारी बाउंड्री अलग अलग होगी, दोनों का किन्हीं भी दो का लेंगे तो कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए उनका इंटरसेक्शन 5 है। तो ये हो गया अपना। अब बात लो इस इवेंट को रिप्रेजेंट करूं मैं ए को, तो ए में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 3 5 आ रहे हैं, तो ये हो गया। सॉरी ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, ए जो है ए उसमें 1 3 5 आ रहे हैं, तो ये सारा आ जाएगा क्या उसमें, बोलो। यस सर।
ठीक है, और ये नहीं आ रहा है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इसका कुछ पार्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इस केस में ऐसा हो रहा है। ऐसी कोई इवेंट भी तो बना सकता हूँ मैं, जनरल इवेंट, जिसमें इसका भी कुछ टू भी आ जाए। यहाँ मान लो इसको मैं चेंज करूँ इवेंट को, गेटिंग एन ऑड नंबर एंड टू, और टू, सॉरी है ना, गेटिंग एन ऑड नंबर और टू, तो इसमें टू भी आ जाएगा, फिर इसका एलिमेंट ये भी आने लग जाएगा फिर। ठीक है ना, बोलो। यस सर। तो इस तरीके से ये कोई भी इवेंट, तो अब मैं आपको यहाँ पे जनरल डायग्राम बनाता हूँ, जनरल वेन डायग्राम, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा अपने को आइडिया हो जाता है कि मान लो ये E1 है यहाँ तक, ये यहाँ पे E2 है, ये E3 है, इस तरीके से यहाँ पे ये n-1 होगी, ये En होगी, इस तरीके से पूरा जो सैंपल स्पेस है वो आपका इस तरीके की इवेंट से भरा हुआ है। अब जो आपकी ए इवेंट है ना, वो इस तरीके से बनी हुई है, मान लो इनका कुछ हिस्से को कवर कर रही है और नहीं भी कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पता चल जाएगा। ये इवेंट ए है यहाँ पे, इनमें से इनका कुछ कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, कि इसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी आ रहे हैं, इसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है बस इस तरीके से एक कोई जनरल मैंने इवेंट बनाई है। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, वो ए इवेंट का मतलब? यस सर। अच्छा एक बात बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि ए इवेंट इस तरीके से हो कि उसका किसी के साथ में कुछ कॉमन ही नहीं हो, E1 E2 E3 En के साथ में कुछ कॉमन ही नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो। एक बार और बोलना सर। जो इवेंट ए है, क्या वो इवेंट ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है कि उसमें ना तो E1 का कोई एलिमेंट कॉमन हो, ना E2 का कोई एलिमेंट कॉमन हो, ना E3 का कोई एलिमेंट कॉमन हो, ना En का कोई एलिमेंट कॉमन हो? नहीं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे सैंपल स्पेस को कवर करके बैठी है E1 E2 E3 En, उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो आएगा ही आएगा इस तरीके से। हो सकता है सब में से कुछ कुछ कॉमन आ रहा हो सकता है कोई इवेंट E1 इस तरीके से हो कि उसके सारे एलिमेंट आ रहे हो सकता है E2 का एक भी नहीं आ रहा हो, E3 के आधे आ रहे हो सकता है ना, ऐसे जनरल इवेंट है ए इवेंट। तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये अपने ये डायग्राम बना दिया है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या बताऊं आपको, अच्छा ये अगर ऐसा है, मान लो E1 E2 E3 ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा कि EI इंटरसेक्शन EJ जो है वो क्या है? बोलो। EI इंटरसेक्शन EJ क्या है? फाई है, ठीक है ना? क्योंकि क्यों है? क्योंकि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इक्वेशन 1 ये हो सकती है। और दूसरी और क्या चीज है? जब सभी का यूनियन हो गया तो आई इक्वल्स टू जे है, तो फिर कैसे होगा? हाँ, नॉट इक्वल्स टू। और एक ये भी है कि जब इन सभी का यूनियन है, E1 E2 E3 यूनियन, ये क्या है? E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, क्या है ये? सैंपल स्पेस नंबर 2। और किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, ध्यान रखना, इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं अपने को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो है वो जीरो नहीं है, याद रखना। अब अपन ए की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से जो तुम्हारा था ना फॉर्मूला वही आएगा। देखो सबसे पहले क्या इस सेट ए को वी नो दैट, ये तो कंडीशंस है तीनों, अगर पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगी। इनका यूज अपन कैसे करते हैं वो देखेंगे। वी नो दैट कि जो सेट ए है उसको मैं ए इंटरसेक्शन एस लिख सकता हूं क्या? बोलो। यस सर। क्लियर है मोहित? अरे मोहित जवाब दे। यस सर। अगर किसी भी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन होगी तो वो सेट ही आएगा, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना? यस सर।
यस सर। तो इस एस की जगह इक्वेशन नंबर, इस एस की जगह इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके मैं लिख सकता हूं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। कहां से लिखा है पहले? इक्वेशन 2 से। पूछ है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, इस तरीके से यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन En, यहां पे लगाया अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये समझ में आएगा? बोलो, जो लास्ट लाइन लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। यस सर। ठीक है रिया? यस सर। ठीक है, तो यहां से ये वाली स्टेप लिख दी अपने। अब एक चीज में समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें कि जो इवेंट ए और इवेंट E1 है, या इवेंट ए और इवेंट E2 है, या इवेंट ए और इवेंट E3 है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये इसके साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको समझने के लिए अपन कोशिश करते हैं पहले। तो एक बात समझो तुम कि जो इवेंट ए है वो डेफिनेटली किसी ना किसी इवेंट का या कई सारी इवेंट का एक सबसेट है। कम से कम अभी तो मैंने यही चीज बताई थी तुम्हारे को। ऐसा हो सकता है कि इवेंट ए में किसी का कोई एलिमेंट आया ही नहीं। इवेंट ए जो है वो या ऐसा भी हो सकता है कि E1 का भी सबसेट हो, E2 का भी सबसेट हो, E3 का भी सबसेट हो। सबसेट का मतलब क्या होता है? बोलो, सबसेट का क्या मतलब होता है? उसका कुछ पार्ट हो उसमें। हाँ, उसका कुछ पार्ट हो या पूरा, अगर इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो ऐसा होगा ही होगा ना डेफिनेटली। इसका सबसेट है, देख लो यहाँ पे, ये इसका सबसेट है। हो सकता है कोई इवेंट छूट भी रही हो, लेकिन इन जनरल तो यही बात है। बोलो। यस सर। अच्छा, ये बात क्लियर है कि ये इसका एक सबसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूं कि जो इवेंट ए है वो सबसेट है E1 का भी, और इवेंट ए जो है वो सबसेट है E2 का भी, और इवेंट ए सबसेट है E3 का भी। इवेंट ए की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी यहाँ पे अपने थोड़ा उल्टा लिख दिया। एक मिनट रुको। अपन बात कर रहे हैं इसकी, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन E1 की बात कर रहा हूं मैं ना, ए इंटरसेक्शन E1 की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले एक चीज समझा दूं मैं तुम्हें। एक बार एक काम करो, इसको नोट कर लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर का मिटा दूंगा। जो अभी बताया था वो नहीं है, वो सबसेट नहीं है। तो वो क्या नहीं है वो मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा तो नहीं है ना यार, ए जो है वो ये लिखा था मैंने, E1 का सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कई सारे एलिमेंट एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं इन्हें। सबसेट होने का मतलब तो ऐसा होता है कि ये जो पार्ट है ना पूरी तरीके से इसके अंदर आना चाहिए। ए जो है इसमें तो कुछ काफी सारे एलिमेंट बाहर भी आ रहे हैं अपनी ए एलिमेंट में, ये इसका सबसेट कहाँ है? ए E1 का सबसेट नहीं है यहाँ पे, देखो तो, क्योंकि इसमें 3 और 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है ना? तो जो चीज में लिखना चाह रहा था वो अब बताऊंगा। ठीक है ना? अभी जो लिखा था वो गलत क्यों है पता है? बोलो। अरे बोलो। मोहित, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। ले लिया ना। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि दो सेट से एक बार में कुछ चीज बता दो। ये सेट है ए, ये सेट है बी, ए और बी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी ये डेफिनेटली ए का भी एक सबसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी एक सबसेट होगा। यस सर। ये बताना चाह रहा था, होगा। होगा ना?
कि ये वाला जो Yes, पार्ट है sir. कॉमन पार्ट वो तो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। यस सर। तो इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो ए इंटरसेक्शन E1 है वो E1 का एक सबसेट है, ये जो पार्ट है इन दोनों में कॉमन वो E1 का एक सबसेट होगा, बोलो। यस सर। और ए का भी सबसेट होगा, लेकिन उसकी अपने को जरूरत ही है, ये जो है वो ए का भी एक सबसेट होगा। देखो ना यार, ये वाला जो पार्ट है A1 इंटरसेक्शन E1 यही तो है, और ये पूरी की पूरी तरह से इसमें आ रहा है E1 में, ये ए में भी आ रहा है, लेकिन अपने को उसकी जरूरत नहीं है, ये इसका इंटरसेक्शन है। और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन E2, ठीक है, यस सर। बोलो। तो अब और इंटरसेक्शन सॉरी सबसेट होने का मतलब ये होता है कि ये जो लिखा हुआ है ना इसके एलिमेंट वो सारे के सारे पूरी तरीके से E1 के अंदर आ जाएंगे। ये देख लो E1 के अंदर आ रहे हैं पूरे, एक भी एलिमेंट बाहर नहीं जाएगा, ये जो कॉमन है दोनों का इसमें के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। तो एक चीज अपन ये समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो क्या इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन हो सकता है? ये उसी का सबसेट है, नो सर, नहीं बोलो। होगा। क्योंकि भाई इसी के तो कुछ पार्ट हैं, जब इनमें ही कॉमन नहीं है आपस में तो इनमें भी कॉमन नहीं होगी कुछ भी। यस सर। रिया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 इंटरसेक्शन E1 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसी तरीके से सबके साथ में हो जाएगा A इंटरसेक्शन E3, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं होगा आपस में, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये जो इवेंट लिखी हुई है यहाँ पे, ये वाली ये वाली ये वाली, ये आपस में क्या है फिर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सारी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब इस जो चीज अपन ने समझी है उसको लिख लेते हैं अपन। Here A intersection EI is a subset of EI, ठीक है ना, फॉर ऑल I belongs to नेचुरल नंबर। कोई भी जो सबसेट है सभी के लिए, या फिर मैं ये लिख दूं कि I जो है वो 1 से लेके n तक का नेचुरल नंबर है ना, फॉर ऑल I लिख दो, या नेचुरल नंबर कहां तक, और I जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सभी के लिए ऐसा है कि वो इसका I का सबसेट है, एंड सर ये क्या EI लिखा है, वन वन लेस देन इक्वल्स टू एन लास्ट में? I लिखा है I, कि जो आई I है है क्या? आपका कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना, स्मॉल n तक, यस सर। ठीक है ना। जो अपन ने लिखी है उनको अपन इस तरीके, जो अपन ने समझी थी वो चीजों को लिखने की कोशिश करें अपन। और दूसरी चीज ये है, ये इसका एक सबसेट तो है ही, और साथ साथ में किन्हीं भी एंड EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन EI intersection A intersection EJ will also equal to 5 for all I not equal to J। यही मतलब है इसका, कि जैसे ही तुम यहाँ पे चीजें चेंज करोगे तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, बोलो रिया। यस सर। दैट मीन्स, मोहित कहाँ गया? क्या पता, दैट मीन्स A intersection E1 A intersection E2 A intersection E3
A intersection En are mutually exclusive events. ठीक है ना? और ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। तो अगर मान लो ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये वाली एक एक्सियम होती है 11th क्लास में कि A यूनियन B की वैल्यू अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये तीन के लिए भी है, अगर A यूनियन B यूनियन C ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है PA प्लस PB प्लस C के, PB प्लस PC के। तो यहाँ पे भी ये सारी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है एक्सियम सेकंड है, एक्सियम थर्ड है ये। Therefore, probability of A equal to probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus probability of A intersection En। ये हो जाएगा, बोलो। यस सर। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी जो है उसको आप पी ए प्लस पीबी, अदरवाइज तो फॉर्मूला पी ए प्लस पीबी ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है तो सिंपल ऐड कर देते, तो यहाँ पे भी अपन ने ऐड कर दिया, तो ये ए की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। यही तो किया था अपन ने बेग वन वाले केस में कि कितने तरीके से ए हो सकती है, ए E1 के साथ में कितनी तरीके से हो सकती है, प्लस ए E2 के साथ में कितने तरीके से हो सकती है, बेग रेड बॉल जो है वो बेग वन में से कितने तरीके से आ सकती है, रेड बॉल बेग टू में से कितने तरीके से आ सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रेड बॉल बेग वन में से भी आ जाए और रेड बॉल बेग टू में भी से में भी आ जाए, तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, इसलिए अपन दोनों को ऐड कर रहे हैं। या वही कहानी है यहाँ पे भी, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यही है वो टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी तरीके से अपन निकालते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये वाला तो क्वेश्चन काफी छोटा है, इसमें तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा, तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। बस इसका एक और फॉर्मूला और याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला ये तो याद रखना ही रखना है। बट क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अगर लगा दूं तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेग वन का सिलेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का सिलेक्शन जबकि बेग वन का सिलेक्शन हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन En। ये भी हो सकता है, ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना। क्या किया है यहाँ पे अपने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, और इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी ई आई इंटू पी सॉरी सिग्मा ऑफ पी ई आई इंटू ए गिवन ई आई इक्वल टू 1 to n। ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, जहां पे ये क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, अरे क्लियर है ये एक फॉर्मूला? यस सर। यस सर। तो ये कुल मिला के ये ए क्या है, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर उस केस में बात करें। बट आपके पास में रेड बॉल दो तरीके से हो सकती है और दोनों एक साथ में नहीं हो सकता कि रेड बॉल या तो वेग वन में से आएगी, यही अपन ने किया था कि रेड बॉल या तो अभी जो दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था ना तुम्हारे सामने इस तरीके का, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एक तो ये लिखी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वेग वन में से आ सकती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वेग टू में से आ सकती है। बट यहाँ पे फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला भी लिखा था कि वेग वन का सिलेक्शन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वेग वन में से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेग टू
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन बेग टू। तो यही बन रहा है, देखो यही तो फॉर्मूला है, ये नीचे जो अपन ने लिखा है। एक ही जगह आर लिख दो और E1 Yes, E2 है sir. यहाँ पे, तो एक ही बात है, ये चीज अपन ने पहले भी देख ली है, बस ये फॉर्मूला जो है फॉर्मेलिटी के तौर पे वो अभी देखा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर कोई एक इवेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है और सारी तरीके से एक साथ नहीं हो सकती, तब उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है कितने तरीके से हो पा रही है, पौधा कितने तरीके से मुरझा पा रहा है। तो सारी जो पॉसिबिलिटीज है उनकी प्रोबेबिलिटीज को जब एडअप कर दिया जाता है साथ में, तो फिर वो बनती है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये है फॉर्मूला, और ये अपन ने कल उससे पहले ही देख लिया था, तो और सही से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन देखते हैं बेस थ्योरम। अब फिर अपन देखते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कुछ भी नहीं, 2 लाइन और बची इसके आगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। बेस थ्योरम बताती है रिवर्स प्रोबेबिलिटी को, है ना। देखो रेड बॉल का सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी अगर ये निकालनी होती है ना आपको, रेड बॉल का सिलेक्शन जबकि बेग वन का सिलेक्शन हो चुका हो, तो ये तो हो गई स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी कि पहले जो इवेंट होनी है वो दे रखी है, बेग वन का सिलेक्शन दे रखा है, पहले तो बेग का सिलेक्शन होता है फिर बॉल का सिलेक्शन होता है। इस केस में जो अपने को दे रखा है ना कि बेग वन, यानी ये दे रखी है जो पहले वाली होने वाली इवेंट है, और बाद वाली पूछी तो स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी है। अगर यहीं पे अगर अपने ये देखा था कि बेग वन का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि रेड बॉल आ चुकी है, इसका मतलब बाद वाली इवेंट दे रखी होती है और पीछे वाली की प्रोबेबिलिटी पूछी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बोलो? क्या सर? बताओ मोहित, कुछ सुना हो तो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। रेड बॉल तो निकल चुकी है, निकालनी वो तो है, बेग लेकिन वन में इसके से लिए क्या, है। अरे बेस निकालनी तो थ्योरम है है ये। लेकिन इसके लिए क्या टर्म बोला था मैंने, और भी कुछ बोला था कि अगर मान लो ये रिवर्स निकालना होता है, हाँ रिवर्स रिवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। रिवर्स और स्ट्रेट। स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी तो अपन वैसे ही बोलते हैं, ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो गई एक तरह से स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी। तो अच्छा एक और चीज देखो कि अगर मान लो इस तरीके से दे रखी है, अगर मैं तुम्हें इनमें से पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 निकालो, तो तुम क्या करोगे, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 लिखोगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दोगे। अब E1 के होने के कितने तरीके, E1 तो एक ही है क्योंकि सारी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ए इंटरसेक्शन E1 निकाल दोगे कि दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और इससे डिवाइड कर दो। ये तो है स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि अगर कोई बॉल रेड आ चुकी है तो उसके बेग वन में से आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई क्या, ये जो मैंने अब लिखी है, बोलो? Yes, है ना? sir. यस सर। और क्योंकि यहाँ पे जब नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी सिंपल नहीं है, ए की प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी ये वाली सारी। ठीक है, अब अपन बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं। यस सर। सर प्रूव भी करेंगे क्या? प्रूव ही है वो, ये यही चीज प्रूव, उसका बेस थ्योरम का प्रूफ के लिए करिए, 2 लाइन ही है अब तो। अगर मान लो बेस थ्योरम का प्रूफ तुम्हारे आता है तो ये तुम्हें पहले से टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी, फिर ये इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेस थ्योरम किसके बारे में बताती है, टेल्स अस अबाउट रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी और रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वैसे तो डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन अगर तुम समझना चाहो कि अगर अपने को कभी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जो कि पहले हो चुकी है, और जो इवेंट बाद में होने वाली है उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन होती है,
ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। लिखवा देता हूं मैं इसको। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which चलो रहने दो इसकी डेफिनेशन को, डेफिनेशन आएगी नहीं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए ना, काम की चीज करते हैं 1 बज गए वैसे भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट ई आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। यही होता है फॉर्मूला, बोलो। यस सर। चाहे अब तुम्हें E1 की पूछे, E2 की पूछे, किसी की भी पूछ सकता है। अब इसमें P A की जगह फॉर्मूले से जो अपन ने निकाला वो पुट कर दो। ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है रिवर्स प्रोबेबिलिटी, या फिर नॉर्मल भी अपन बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट A हैज अकर्ड। तो इसको अपन आगे सिंपलीफाई करें तो इसको लिख सकता हूं P E I इंटरसेक्शन A, नीचे इसकी आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, और P A की टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या है? सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E I इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखें। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो ताकि इससे कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे अपन ई जे कर लेते हैं कि किसी इवेंट जे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे थोड़ा नीचे वाले में और ऊपर वाले में। यहाँ पे ई जे कर लेना, कुछ फर्क नहीं होता। या तो E1 लिखा होगा, E2 लिखा होगा, वैसे भी नंबर लिखा होगा कुछ ना कुछ। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई। अब मैं मान लो इसका इसका फॉर्मूला लिखता हूँ PE1 अपॉन ए, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये हो जाएगा PE1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो फॉर्मूला यही तक कंप्लीट है इसका ना, बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ तक प्रूव्ड है कि ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। बट मान लो कोई फॉर एग्जांपल E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो ये आ जाएगी, और इसको लिख सकते हो तुम E1 इंटरसेक्शन ए। पी ए को कैसे लिखोगे? पी E1 इंटरसेक्शन ए प्लस पी E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटरसेक्शन ए। ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन के थ्योरम के यूज में करो तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En। ठीक है, ये तीनों चारों फॉर्मूले अपने को, 3 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो। ठीक है क्या? हेलो। यस सर। तो इसी फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो अब इसके क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। ठीक है, क्लास एंड करूं मैं आज के लिए। यस सर। अच्छे से रिवाइज करना और क्वेश्चन क्वेश्चन करना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट।
कर दो बंद। यस सर।